स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के संक्रमित मामलों के आधार पर जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा। देश में कुल 130 रेड, 284 ऑरेंज और 319 ग्रीन जोन बनाए गए। देश में कोरोना वायरस संक्रमण से 8,888 मरीज हुए स्वस्थ। देश में कुल 25,007 मामले। देश में मौत का आंकड़ा 1,147 तक पहुंचा। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्रभावित राज्य। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र और गुजरात को उनके स्थापना दिवस पर दी बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के विकास में महाराष्ट्र के उल्लेखनीय योगदान पर भारत को गर्व। गुजरात वासियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, गुजरात हमेशा अपनी उपलब्धियों के नए शिखर पर रहा। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर चुनाव कराने का लिया फैसला। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 32 लाख से ऊपर पहुंचा। 2,33,000 से अधिक लोगों की हुई मौत। अमेरिका में सबसे अधिक 63,000 लोगों की मौत। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन ने कोरोना वायरस से संक्रमित होने की घोषणा की। और आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। दुनिया भर में मजदूरों की महत्वता को प्रतिष्ठा देने के लिए मनाया जाता है ये दिवस। कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के बीच मजदूर दिवस से संबंधित सभी कार्यक्रम स्थगित। गृह मंत्री अमित शाह और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मौके पर दी बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और खबरों की शुरुआत करने से पहले एक आह्वान जो लगातार इस मंच के माध्यम से हम आप सभी से कहते आए हैं कि लॉकडाउन का पालन आप घर पर रहकर करें। स्टे होम, स्टे सेफ, ताकि कोविड-19 की उस चेन को तोड़ने में आप मददगार साबित हो। और आइए अब रुक करते हैं खबरों का। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित 8,888 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि 1,147 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वायरस के 25,007 सक्रिय मामले हैं। इसके साथ ही मंत्रालय द्वारा राज्यों से 291 मामलों के संपर्कों का भी पता लगाने के लिए कहा गया है। तो कुल संक्रमण 34,752, सक्रिय मामले 25,007, स्वस्थ मरीज 8,888 और अगर हम मौत का आंकड़ा देखें तो 1,147। तो ये है कोरोना पर ताजा स्थिति। वहीं इस संकट के कारण लगाए गए लॉकडाउन का जो दूसरा चरण है वो खत्म होने वाला है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ग्रीन जोन का जो नियम है उसे बदल दिया गया। अब जिन जिलों में पिछले 21 दिनों में कोई नया केस नहीं आएगा उसे ग्रीन जोन में शामिल किया जाएगा। पहले जो ये समय सीमा थी वो 28 दिनों में नया केस नहीं आने पर ग्रीन जोन का दर्जा मिलना होता था। स्वास्थ्य मंत्रालय के नए वर्गीकरण के अनुसार एक जिले को ग्रीन जोन के रूप में माना जाएगा अगर पिछले 21 दिनों में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। मंत्रालय ने देश के 319 जिलों को ग्रीन जोन घोषित किया। वहीं 134 जिले रेड जोन और 284 जिले ऑरेंज जोन घोषित किए गए हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद सहित सभी मेट्रो शहर को रेड जोन घोषित किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र में 14 जिले, दिल्ली के सभी 11 जिले, तमिलनाडु के 12, यूपी में 19, पश्चिम बंगाल में 10, गुजरात, एमपी में 9 जिले और राजस्थान में 8 जिलों को रेड जोन घोषित किया गया है। और अगर ग्रीन जोन की बात करें तो असम के 30, छत्तीसगढ़ के 25, अरुणाचल प्रदेश के 25, मध्य प्रदेश के 24, ओडिशा के 21, उत्तर प्रदेश के 20, उत्तराखंड के 10 जिले ग्रीन घोषित किए गए हैं। वहीं बिहार के 20, उत्तर प्रदेश के 36, तमिलनाडु के 24, राजस्थान के 19, पंजाब के 15, मध्य प्रदेश के 19, महाराष्ट्र के 16 जिले ऑरेंज जोन में शामिल हैं। हालांकि ये एक परिवर्तनशील सूची है। हालात की लगातार समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद हर सप्ताह या कभी-कभी उससे पहले ही सूची में संशोधन किया जा सकता है।
और अब खबर महाराष्ट्र से। आज महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों का स्थापना दिवस है। आज ही के दिन 1960 में बॉम्बे प्रदेश को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात के इन दो राज्यों में विभाजित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों राज्यों की स्थापना के 60 साल पूरा होने पर मराठी और गुजराती भाषा में ट्वीट संदेश साझा करते हुए दोनों राज्यों के जो नागरिक हैं उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही ट्वीट संदेश में राज्य की प्रगति की कामना भी की है। वहीं चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 खाली पड़ी सीटों पर चुनाव कराने का फैसला किया। आयोग की आज हुई बैठक में ये फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में मनोनीत करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश करने के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग से चुनाव की घोषणा करने का गुरुवार को अनुरोध किया था। ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके बाद उन्हें 6 महीने के अंदर राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य बनना होगा। वहीं लॉकडाउन के मद्देनजर छात्रों की चिंताओं का समाधान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कल वेबिनार के जरिए उनसे संवाद करेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री ने बताया कि कल दोपहर 12 बजे वो छात्रों के प्रश्नों के उत्तर देंगे और उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले वो अभिभावकों के साथ इसी तरह का संवाद कर चुके हैं। शनिवार को 12 बजे हम लोग सीधे बच्चों के साथ संवाद करेंगे, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या कठिनाई है, क्या सुझाव है उनके। तो मैं बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मस्ती के साथ रहें और किसी भी प्रकार का दबाव महसूस न करें। हमने कुछ ऑनलाइन हल्का सा पाठ्यक्रम भी उनको दिया है, उस ऑनलाइन पाठ्यक्रम को वो देखें जितना उनको समय मिलता है और फिर उसको मस्ती के साथ लें। और शनिवार को यदि आपके मन में कोई ऐसी बात होगी तो आप शनिवार को मुझसे सीधे सीधे बात करिए। और फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। देवियों सज्जनों नमस्कार। हम हैं अमिताभ बच्चन और इधर कई दिनों से ये कोरोना वायरस को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है, सब लोग घर आए हैं और घबराए हुए हैं, चिंता में हैं। आज सुबह सुबह हमको भी लगा कि हमें भी कुछ बोल देना चाहिए इस पर, तो ऐसे ही बैठे बैठे 4 पंक्तियां लिख दी हैं और सोचा कि आपको हम भेंट में दे दें। बढ़ते हैं आगे खबरों में। केंद्रीय आयुष मंत्रालय के सहयोग से दिल्ली पुलिस और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने मिलकर गुरुवार को कोरोना के खिलाफ नया अभियान शुरू किया है। इस अभियान को आयुष सुरक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग नाम दिया गया। नए पुलिस मुख्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखते हुए इस अभियान को लॉन्च किया गया है। आयुष सचिव डॉक्टर राजेश कटोचा ने बताया कि कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में मोर्चे पर डटे दिल्ली पुलिस के जवानों और उनकी तरह के अन्य कोरोना वॉरियर्स को संक्रमण की चपेट में आने से बचाने के लिए ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है यानी कि इम्यूनिटी है उसमें इजाफा हो। दिल्ली पुलिस को एक किट दिया गया है जिससे आयुर्वेद से जुड़ी चीज़ है और जो उनका इम्यून सिस्टम है वो उसे मजबूत बनाने में ये किट मददगार साबित होगी। आयुष सचिव से बात की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। आयुष मंत्रालय दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के काम कर रही है और आयुर रक्षा नाम के एक अभियान भी चला रही है और एक किट भी दे रही है दिल्ली पुलिस को। आयुष मंत्रालय क्या है इस किट में और क्यों मिलकर के काम कर रहा है, मेरे साथ हैं आयुष सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कटोचा जी, जो खुद भी एक वैद्य हैं। हमारे दिल्ली में जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है उनके माध्यम से ये आयु रक्षा दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के हमने ये प्रकल्प शुरू किया है। उसमें दिल्ली पुलिस के 15 जिलों में मिलकर के 80,000 जवान हैं जो अभी फील्ड में है। कोरोना पेंडेमिक के सामने वो जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कोरोना वॉरियर्स, सो दे आर कोरोना वॉरियर्स, और वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उत्तम रहे, उसके लिए कुछ प्रयास करना चाहिए।
तो आयुर्वेद में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। उसमें हमने ये दिल्ली पुलिस के सभी जवानों को गिलोय की जो टेबलेट है, संशमनी बटी और अणु तेल नाक में लगाने के लिए, इसको हमने प्रपोज किया है। ये जो आप किट दे रहे हैं उसमें चूँकि पुलिस फ्रंटलाइनर है, ऐसे जगहों पे जाते हैं, हॉटस्पॉट के एरिया में जाते हैं, तो उनको प्रिकॉशन के तौर पे ये यूज़ कर सकते हैं। जी, इसमें आइडिया ये, हम सब जानते हैं कि अभी कोविड-19 का कोई इलाज नहीं है, लेकिन एक चीज़ के लिए सब लोग सहमत हैं कि यदि हम हमारी इम्यूनिटी ठीक रखते हैं तो हम, यदि कोविड का इन्फेक्शन हो भी जाता है तो हम कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते, उसकी संभावना कम हो जाती है। एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे या माइल्ड सिम्टम में रहेंगे। और ये इस प्रकार का जो ये एम्पिरिकल एविडेंसेस हमारे पास हैं, उसके आधार पर हम ये प्रपोज करते हैं कि सबको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। इसीलिए आयुष मंत्रालय ने सेल्फ केयर गाइडलाइंस भी जारी करी है, और सेल्फ केयर गाइडलाइंस में सब लोगों को अपने घर में ही उपलब्ध चीज़ों के द्वारा अपनी इम्यूनिटी को कैसे ठीक रख सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। कैमरामैन मोहित के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। केंद्रीय आयुष मंत्रालय कोविड-19 पर एक व्यापक रिसर्च कर रहा है। प्रिवेंटिव के तौर पर और इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ाया जाए, आयुर्वेद पर दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी की जा रही है। आयुष मंत्रालय इस मुद्दे पर आयुष सचिव से बात की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। कोविड-19 को लेकर के दुनिया भर में रिसर्च हो रहा है, भारत में भी व्यापक पैमाने पर रिसर्च हो रहा है, और आयुष मंत्रालय इसमें पीछे नहीं है। हमारे साथ है आयुष मंत्रालय के सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कटोचा जी, जो खुद एक वैद्य हैं। और क्या कुछ रिसर्च चल रहा है आयुष मंत्रालय में? सर, किस तरह का रिसर्च आप कर रहे हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए? 3 प्रकार के स्टडीज़ हम लार्ज स्केल पर कर रहे हैं। हमने CSIR के साथ मिलकर के 4 कैंडिडेट आइडेंटिफाई किए हैं, जो है अश्वगंधा, गुडुचि मतलब गिलोय, एक आयुष 64 करके हमारा एक रिसर्च प्रोडक्ट है CCRAS का, हमारे रिसर्च काउंसिल का, और एक यष्टि मधु जिसको हम मुलेठी कहते हैं। ऐसे 4 कैंडिडेट पर हम बहुत रोबस्ट स्टडी, साइंटिफिक स्टडीज़ इनिशिएट कर रहे हैं, और ये स्टडीज़ हम प्रोफाइलेक्सिस के रूप में करेंगे या हम एड ऑन के रूप में भी करेंगे, कि जो मेडिकल कॉलेजेस के साथ मिलकर के जहाँ कोविड के पेशेंट है, जो माइल्ड सिम्टम वाले या एसिम्प्टोमेटिक है, उनको हम देख करके इसका परीक्षण करेंगे। कोई टाइम फिक्स किया है कि कितने दिन में टारगेट है? ये जैसे वो क्लिनिकल स्टडी है वो 6 सप्ताह में करेंगे हम। ये जो प्रोफाइलेक्सिस स्टडी है वो भी 6 सप्ताह में करेंगे, और ये जो लार्ज स्केल पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी है वो हम अगले 2 महीने में करेंगे। तो 3 महीने के अंदर अंदर हमारे पास ये सब प्रमाण, डॉक्यूमेंटेशन, डाटा सब इकट्ठा हो जाएगा। एंड आई एम श्योर कि हम लोग ये बहुत बड़ा प्रयास है, ऐसा कभी नहीं हुआ, और इसमें हमें सभी देश की सभी साइंटिफिक एजेंसीज का सपोर्ट मिल रहा है, DBT का मिल रहा है, CSIR का मिल रहा है, ICMR का, सबका हमें बराबर सहयोग मिल रहा है। कैमरामैन मोहित के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। खबर हिमाचल से। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद प्रदेश से बाहर फंसे लोगों का हिमाचल वापस आने का सिलसिला लगातार जारी है। 50,000 लोग पिछले 2 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश आ गए हैं। सरकार को ई-पास के लिए 1 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। शिमला के प्रवेश द्वार पर दूरदर्शन संवाददाता नंदिनी मित्तल ने लिया स्थिति का जायजा। आइए देखते हैं। गृह मंत्रालय के आदेशों के बाद लगभग 1 लाख लोगों ने हिमाचल प्रदेश आने के लिए आवेदन किया है, जबकि जानकारी के अनुसार लगभग 2 लाख लोग हिमाचल प्रदेश वापस आना चाहते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जैसे ही आदेश जारी किए गए 3 घंटों के भीतर 20,000 आवेदन ई-पास के लिए प्राप्त हुए, जिसके कारण वेबसाइट ने चलना तक बंद कर दिया, लेकिन अब इसे दुरुस्त कर दिया गया है। शिमला के शोघी स्थित चेक पोस्ट पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, और कई लोग काम न होने की वजह से किन्नौर व अन्य जिलों से अपने अपने राज्यों की ओर जा रहे हैं। इस समय हम शोघी बैरियर पर हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफी लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हैं और घर आना चाहते हैं। खूब सारे वाहन आप देख सकते हैं, और कितने सारे पुलिसकर्मी जो सहयोग कर रहे हैं, जो उनको ये बता रहे हैं कि स्वास्थ्य जांच पहले करवाइए, फिर आप अंदर आ सकते हैं। और बहुत ही अच्छा जो है पूरा तालमेल देखा जा रहा है। पुलिसकर्मी जो है अपनी काम के लिए सजग नजर आ रहा है। स्वास्थ्य कर्मी जो है वो स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं, और कहा जाए तो सरकार का ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आना चाहते हैं घर में, उनको कोई दिक्कत ना हो और वे घर वापस आ सके। हालांकि दबाव काफी ज्यादा है, लेकिन प्रदेश की पुलिस कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती और सभी दस्तावेजों की गहन जांच कर ही प्रदेश में आने की अनुमति दी जा रही है।
यही नहीं, सभी आने वाले वाहनों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। कैसे पता कर रहे हैं कि हिमाचल के लोग हैं? मैम, सबके आधार कार्ड चेक करके और उनकी परमिशन चेक करके और उसके बाद इनको अलाउ कर रहे हैं जाने के लिए। तीन काउंटर में इनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। हाँ। 3 काउंटर के बाद इनका मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप होने के बाद इनको वापस भेज रहे हैं। सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है और अच्छी बात यह है कि सभी आने वाले लोग सरकार की परिस्थिति को समझ रहे हैं और कोरोना के खतरे को भी। इसलिए मुश्किलों के बावजूद वे सरकार के प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंजना ठाकुर। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? लुधियाना से निर्मल। अच्छा। कोई कैसे अप्लाई किया था और किस तरह से पास मिला? पास बहुत मुश्किल से मिला मैम, मिल नहीं रहा था पहले। फिर हमारे रिलेटिव है, उन्होंने कहा भी हिमाचल में एंट्री हो रही है। हाँ। इसलिए हमने फिर अप्लाई कर लिया ऑनलाइन। हाँ। फिर हमने पास भरा, फिर भी नहीं मिल रहा था। 3-4 दिन हो गए थे ऐसे। फिर उन्होंने फिर जाके एप्लीकेशन दी। हाँ। तो हम ऐसे दिक्कत में थे अंदर ही अंदर वहाँ पर लुधियाना में, तो उन्होंने फिर बनवाया है पास। बहुत अच्छी भावना है इनकी कि जिस तरह से लोग आना चाहते हैं और जितनी संख्या में लोग आना चाहते हैं, उतनी जो सरकार है, प्रशासन है, उनके अधिकारी भी इस समय दबाव में हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घर वापस आना चाहते हैं और ऐसे में सहयोग जो है वो अपेक्षित है जनता से, ताकि आपका वापस आना सुनिश्चित बनाया जा सके। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ नंदिनी मित्तल, डीडी न्यूज, शिमला। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां प्रवासी मजदूरों को सरकार के सहयोग से घर भेजा जा रहा है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान ये प्रवासी मजदूर अपने कार्यस्थलों पर फंस गए थे और घर नहीं जा पा रहे थे। केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक इन मजदूरों को अब घर भेजा जा रहा है। ड्यूटी कराने वाला हूँ। एमपी में आया था काम के सिलसिले से, यहाँ फंस गया हूँ। केंद्र सरकार मोदी जी ने मेरे गांव भेज रहा है। मैं रीवा का रहने वाला हूँ। मैं सूरत में काम करता था, वहाँ लॉकडाउन की वजह से फंसा हुआ था। तो मैं वहाँ से जैसे तैसे करके यहाँ अलीराजपुर तक आया और केंद्र सरकार की मदद से मुझे यहाँ बस की सुविधा मिल रही है और मेरे अन्य साथी थे। मैं केंद्र सरकार का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूँगा। मुझे घर पहुँचाया जा रहा। सर, मैं पिंडोरी जिला का रहने वाला हूँ। गुजरात पे काम करने गए थे 3 महीने से। उधर से जैसे तैसे इधर अलीराजपुर पे आ गए। इधर केंद्र सरकार हम लोगों की बस की इंतजाम कर रही है और हम लोगों को डिंडोरी तक पहुंचाने का केंद्र सरकार व्यवस्था कर रही है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच तमाम परेशानियों से जूझ रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। सब्सिडी वाला एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर सस्ता हो गया। तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख एलपीजी गैस सिलेंडरों के दाम की समीक्षा करती हैं और इस बार राजधानी दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर 133 रुपये सस्ता हुआ है। हालांकि अलग अलग राज्यों में लागू टैक्स के हिसाब से रेट में अंतर आ सकता है। नई दिल्ली में अप्रैल में जो सिलेंडर के लिए 744 रुपये चुकाने थे, अब मई के महीने में आपको 611 रुपये देने होंगे। खबर अरुणाचल प्रदेश से। कोरोना संकट के बीच जारी लॉकडाउन में पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में इन दिनों जो सामुदायिक रेडियो है, यानी कि कम्युनिटी रेडियो है, वो काफी सुना जा रहा है। स्थानीय लोगों को जरूरत की चीजें कहां और कैसे मिलेंगी, लॉकडाउन का पालन किस तरह से किया जा रहा है या नहीं, सारी जानकारी लोगों को घर बैठे ही मिल रही है। इस संकट में राज्य का पहला कम्युनिटी रेडियो लोगों की राहें आसान कर रहा है। हर परेशानी या दिक्कत में कैसे बड़ा और छोटा हर कोई बड़ा ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर के साथ पैरामेडिकल स्टाफ ज़रूरी है, तो वहीं पुलिस के जवान और हमारे घरों तक सामान पहुंचाने वाला हर व्यक्ति हमारा सहयोगी बन गया है। एफएम रेडियो के कई चैनल हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कम्युनिटी रेडियो अभी लगभग ना के बराबर हैं। राजधानी क्षेत्र के नाहरलागुन का रेडियो सिटी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन भी छोटा सा है, लेकिन कोविड-19, लॉकडाउन और जिंदगी की बाकी चिंताओं के बीच अब बहुत ज़रूरी बन गया है। अमान और केनी इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की आरजे हैं और वो लोगों का मनोरंजन करने के साथ ही उनके लिए ज़रूरी हिदायतें भी देती हैं।
कोविड-19 के जो गाइडलाइंस होते हैं उन्हें सुनाकर हमारी ये कोशिश रहती है कि अगर वो नहीं सुन रहे हैं, अगर हमें ऐसा फील होता है तो हम ग्राउंड रिपोर्ट करके डायरेक्ट हमारे फेसबुक लाइव पे जो जाते हैं पेज पे जाकर लाइव करके उन्हें इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती है। वे ये भी चाहती हैं कि लोग इस समय का उपयोग अपनी मातृभाषा सीखने और एक दूसरे का साथ देने की कोशिशों में भी मददगार बने। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोकल गाने के साथ साथ अपने ये लॉकडाउन को वक्त को अगर आप अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यही समय है जब अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को, बच्चों को अपनी जो लैंग्वेज है उनको सिखाया जा सके, क्योंकि ज़्यादातर हमारे सिटीज़ में भी अभी देखा गया है कि हिंदी इंग्लिश स्कूल्स के ज़रिए हमें पता चल जाता है और हम भाषा सीख जाते हैं, लेकिन हम अपनी जो मदर टंग होती है उन्हें कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। तो ये लॉकडाउन का पीरियड बहुत ही एक अच्छा समय है जहाँ हम अपनी भाषा को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने बच्चों को, जितने भी ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, उन्हें अपनी भाषा को सिखा सकते हैं। लोकल गाने बहुत सारे लोग, खास के युवा, अपने कार्यक्रमों से, इनके कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, इनसे पूछते हैं और रेडियो सिटी का यह छोटा सा स्टेशन उनके लिए इस समय बहुत काम का साबित हो रहा है। संजय प्रताप सिंह, डीडी न्यूज़, ईटानगर। वहीं लॉकडाउन की वजह से शिक्षण संस्थान बंद हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल डीडी बिहार ने राज्य में टेलीविजन के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा देने का कार्य शुरू किया। बिहार के नवादा जिले में वहां के स्थानीय सरकारी कॉलेज ने भी अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था शुरू की है। पूरे देश में कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन है। लोग घरों में बंद हैं, सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। परीक्षा के समय ही कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ और बच्चों को स्कूल में प्रमोट किया गया। नया सत्र अप्रैल से शुरू होता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से विद्यालय बंद है और बच्चों को पढ़ाई करने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार ने ठोस पहल की है, जिसमें साथ दिया दूरदर्शन ने। दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल डीडी बिहार के माध्यम से राज्य में 9वीं और 10वीं की पढ़ाई टेलीविजन पर शुरू की गई है। 20 अप्रैल से 1 घंटे के अपने प्रसारण में डीडी बिहार हर विषयों की पढ़ाई योग्य शिक्षकों के द्वारा बच्चों को उपलब्ध करा रहा है। बिहार के नवादा जिले में भारी संख्या में छात्र दूरदर्शन बिहार के इस कदम का लाभ उठा रहे हैं। बोर्ड नहीं होता है, रोचक कहानियाँ सुनाया जाता है और फिर और सबसे विशेष बात कि उसमें क्यूज पूछा जाता है। अभी तो स्कूल बंद है, लेकिन दूरदर्शन पर डीडी बिहार चैनल पे मेरे क्लास का पढ़ाई चालू हुआ है, इसलिए हम दूरदर्शन को धन्यवाद देना चाहते हैं। डीडी बिहार के साथ ही शिक्षक भी अपने छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। नवादा के स्थानीय सरकारी कॉलेज कन्हैया लाल साहू कॉलेज के व्याख्याता सूरज कुमार छात्रों को व्हाट्सएप और यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करवा रहे हैं। प्रत्येक दिन टॉपिक को ऑनलाइन वो पढ़ा भी रहे हैं और विद्यार्थी व्हाट्सएप और यूट्यूब पर अपनी समस्याओं का निराकरण भी कर पा रहे हैं। सरकार और दूरदर्शन परिवार का यह कदम बहुत ही कारगर है। कोरोना की महामारी पर विजय प्राप्त करने में यह बहुत ही सार्थक कदम है। सरकार की यह सोच है कि कोरोना के प्रकोप से निकलने के बाद देश के भविष्य छात्रों को यह एहसास न हो कि उनका पढ़ाई बाधित हुआ है और आने वाली परीक्षा में उन्हें असफलता का भय भी नहीं सताए। नवादा से श्याम सुंदर के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।